नमस्कार। टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आप सभी का। जितने भी जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं, आज राम मंदिर को लेकर के हम बात करेंगे। उन्हें मैं बता दूं, आपके साथ इस वक्त मैं प्रिया और मेरे साथ हैं पीयूष। और अयोध्या से बड़ा इनका एक खास नाता है। अभी तक आपने देखा होगा, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही होंगी और सुना होगा कि एसआईटी का गठन हो गया है। राम मंदिर बने 2-4 साल हुआ नहीं कि उसके चंदे चोरी गड़बड़ी का आरोप अब लगने लगा है। एसआईटी प्रॉपर जांच कर रही है इस पूरे मामले में। कई ऐसे नामचीन हस्तियां हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे पीयूष, क्योंकि अयोध्या से खुद भी हैं और तकरीबन 17-18 साल तक इन्होंने फील्ड में रिपोर्टिंग भी की है। लेकिन आज उन चीज़ों से हट करके एक अयोध्या का निवासी, इनका क्या योगदान, किस तरीके से इन्होंने अयोध्या को देखा है, राम मंदिर को बनते देखा, वो लड़ाई को देखा है, वो लड़ा है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे जो आम जनता हमसे जुड़ी है। कोई यहाँ आपको मैं ये भी बता दूं कि पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों पे बात नहीं होगी। जो अनुभव है वहाँ के अयोध्या वासी का और जो देखा है उन्होंने, उस पर बात होगी। पीयूष, इतनी खबरें अब चल रही हैं, राम मंदिर बन जाए, हर सनातनी के मन में ये था। बड़ा भव्य राम मंदिर भी बनकर आया। 2-4 साल हुए नहीं कि अब भगवान के घर में भी चोरी हुई है, सेंधमारी हुई है और कोई और बाहरी नहीं है, बल्कि जो लोग, जो ट्रस्टी जिसका गठन किया गया था, वही लोग आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही इसको अंजाम दिया है। क्या कहेंगे आप इस पे? आप खुद अयोध्या से हैं, बचपन आपका वहीं बीता है, वहाँ की गलियों में टेंट से लेकर के रामलला के भव्य मंदिर को आपने देखा और अब उसी रखवाले को। प्रिया, यहाँ थोड़ा सा मैं करेक्शन करूँगा। मैंने टेंट से नहीं, मैंने तो उस स्ट्रक्चर में देखा था जो विवादित ढांचा था, उसमें भी रामलला के मंदिर को देखा है। रामलला को उसमें भी मैंने विराजमान देखा है। अच्छा। वहाँ से सफ़र शुरू होता है और ये टेंट तक आता है और भव्य रामलला का 22 जनवरी को वह लोकार्पण भी मैंने देखा मंदिर का। मैंने जब धर्म ध्वजा लगाई गई, वो धर्म ध्वजा लगाने का क्षण भी देखा, उस वक्त भी मैं वहीं था। तो प्रिया, मैंने कहा ना कि मैंने वो स्ट्रक्चर भी देखा, रामलला का भवन देखा, बनते हुए देखा, साकार होते हुए देखा। जब प्लिंथ लगाई जा रही थी उस भवन की, तब भी मैं वहाँ मौजूद था। प्लिंथ जब ढाली गई, पहली ढलाई हुई, उस वक्त, उस दिन भी मैं वहाँ अंदर ही था। तमाम चीज़ें मैंने देखी हैं। उसके अलावा प्रिया, सबसे बड़ी बात है, इस राम जन्मभूमि आंदोलन, जो आंदोलन एक बहुत बड़ा था। 89 में आंदोलन क्रिएट हुआ, 90 में कार सेवा शुरू हुई अयोध्या में। पहली बार अयोध्या के अयोध्या वासियों ने आंसू गैस क्या होता है ये 90 में जाना था। वो 30 अक्टूबर भी मैंने देखा, वो 2 नवंबर 90 जिस दिन गोलियां चली थी अयोध्या में, और इकलौता मेरा वो घर था, उसी रास्ते में वो मंदिर था हमारा, तो जो कि खुला हुआ था। जो विवादित ढांचा था उस रास्ते में आपका, हाँ, वो घर, मंदिर है हमारा, और एक आप मंदिर। हाँ, तो मेरा मंदिर खुला हुआ था। वहाँ पर फोर्स नहीं लगने दी गई थी। तो जब कार सेवकों पर गोली चली तो उसी मंदिर में उन्होंने आके शरण ली थी। 166 कार सेवक थे जो बचे थे। आपका परिवार भी वहीं रह रहा था? मेरा परिवार आप भी होंगे वहाँ? हाँ, मैं भी बड़े छोटे होंगे। बहुत छोटा था। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। मैंने 6 दिसंबर 1992 भी देखा है। इसके बाद मैंने शिलादान भी देखा है। कई सवाल हैं। कहाँ से शुरू करूँ मैं? मतलब 140 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी गई है एसआईटी की तरफ से, जांच लगातार हो रही है। जवाबदेही किसकी है, क्या है? देखिए, जवाबदेही अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की जवाबदेही है। और ट्रस्ट में जो लोग हैं, जिनके पास अधिकार था, जवाबदेही उनकी है। क्योंकि हम कहीं जाते हैं, आस्था से हम कुछ दान देते हैं, उस मंदिर के लिए देते हैं, उस संस्था के लिए देते हैं, कहीं भी देते हैं, तो उस धन का सदुपयोग हो, इस दिशा को सोचकर हम देते हैं। उस धन का सदुपयोग उस मंदिर के लिए हो, लोगों के कल्याण के लिए हो। हिंदू धर्म में कहा भी जाता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के सुख की कामना करता है। तो कहीं ना कहीं हम दान भी इसी, दान से चैरिटी भी होती है। चैरिटी भी होती है। और यहाँ होती है। अब यहाँ क्या चैरिटी होती है ये तो ट्रस्ट ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है, दान में आए धन का सदुपयोग हो, रामलला के लिए लगे, उनके भवन निर्माण के लिए लगे, आने जाने वाले लोगों, जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुविधाओं के लिए लगे, तो ठीक है। लेकिन जब वह धन कोई व्यक्तिगत अपने लिए उपयोग करता है, तब नहीं ठीक है, तब वो आस्था पर सवाल है।
कितने लोग एक दिन में, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि राम मंदिर, क्योंकि आप ग्राउंड पे हमेशा रहते हैं, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उसी से ऑन एन एवरेज निकाला जाता है चढ़ावा कितना आ रहा है, उसका लेखा जोखा, उसका पूरा प्रोसेस बताइएगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा, मतलब किसी चीज़, कोई भी चीज़ अपने घर में लाते हैं, उसका हिसाब आपके पास होता है क्या नहीं है, सब जानकारी होती है। इतना बड़ा ट्रस्ट है और दान में जो चीज़ें आ रही हैं वो कहाँ जा रही है, इसकी जानकारी भी कहीं तो लिखा गया होगा। ऐसे कैसे कि सब गायब हो गया, कुछ है ही नहीं और अब एसआईटी का गठन कर दिया गया, ये सब बताइए ज़रा। कितने लोग आते हैं, कितना चढ़ावा मिनिमम मान के चले हम एक दिन में चढ़ता होगा? देखिए प्रिया, जो फुटफॉल आता है अमूमन वो तकरीबन एक नॉर्मल डेज में, जो कि सोमवार का दिन हम ले लें, और चूँकि वर्किंग डेज होता है तो तमाम श्रद्धालु नहीं आ पाते हैं, तो सोमवार को छोड़ दें, बुधवार को छोड़ दें, गुरुवार को छोड़ दें, मैंने मंगल नहीं लिया। क्यों, आपको वजह बताऊंगा अभी। शनिवार शुक्रवार तक आ जाएं, फिर शनिवार रविवार, तो मतलब हफ्ते में 3 दिन ऐसे होते हैं जब अयोध्या में बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है कि सड़कों पर जाम लग जाता है। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि मेरे एक मंदिर है और एक घर है, और दोनों घर का रूट जो है वो राम लला के अलग अलग रास्तों में है। वहाँ पर सुबह 7 बजे अगर मैं अपने घर से निकल गया तो निकल गया, नहीं तो फिर मैं निकल नहीं सकता हूँ। 2 घंटे का जाम ही मुझे झेल के जाना है अमूमन रोज। तो अब जब मुझे जाम झेल कर जाना है, ये 12 महीने का रहता है, और रात में 11 बजे तक 12 बजे तक वो रोड चलती है। अच्छा, ठीक है, तो आप सोच सकते हो फुटफॉल क्या होगा। अब आप फुटफॉल इसलिए भी आप सोच सकते हो कि उन दोनों सड़कों पर तकरीबन 150-200 लोग व्हील चेयर लेकर खड़े रहते हैं, लोगों को बैठा के लेके जाते हैं तकरीबन 800-900 मीटर दूर। ये लोग कौन होते हैं व्हील चेयर ये वाले? व्हील चेयर वाले श्रद्धा भावना से? नहीं, श्रद्धा भावना से नहीं, वो जो अब तक अयोध्या में कहीं ठेला कुंची कुछ लगा कर रोजी रोजगार करते थे, रोजी रोजगार, वो लोग हैं। ठीक है। ट्रस्ट, हालांकि ये व्यवस्था निःशुल्क ट्रस्ट की तरफ से होनी चाहिए राम मंदिर के बाहर, लेकिन उन्होंने व्यवस्था कर रखी है राम मंदिर के गेट के अंदर जब आ जाएंगे तब कर रखी है, बाहर होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था तो नहीं है। खैर, वो ट्रस्ट का अपना विषय है, ट्रस्ट क्या सोचती है, क्योंकि ट्रस्ट एक प्राइवेट संस्था हो चुकी है राम मंदिर की, तो वो, और ख़ास तौर पर उस ट्रस्ट को क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए इस बारे में मैं क्या बताऊंगा, इस बारे में ट्रस्ट को खुद भी सोचना चाहिए। खैर, तो वो तकरीबन 200 लोग इन दोनों जगहों को मिलाकर रहते हैं, दोनों सड़कों पर। तो वो 200 लोगों की अगर रोजी रोजगार चलता है और कभी भी वहाँ वो खाली नहीं मिलते हैं, एक आया छोड़ के दूसरा खड़ा है, ये स्थिति रहती है। तो इसका मतलब है फुटफॉल नॉर्मल डेज में जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख होता है, और ख़ास तौर पे हफ्ते के 3 दिन ये फुटफॉल 3 लाख का है। तो कितना चंदा ऑन एन एवरेज निकालें? कोई अगर 10 रुपया भी दे के जा रहा है, या किसी ने नहीं भी दिया, 3 लाख लोग आए जिसमें से 1.5 लाख लोगों ने भी दान किया है एक महीने का, हम अगर मोटा मोटी ऑन एवरेज निकालें तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास लोग पूरे वीक में एक वीक का अगर निकालते हैं तो पर डे 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। तो आप 1.5 लाख लोगों के हिसाब से आप जोड़ लो कि 10 लाख के आसपास की भीड़ आपकी एक सप्ताह में आई, 8-9 लाख लोगों की भीड़ आई। 9 लाख लोगों ने अगर 10-10 रुपये दिए, कितना हो गया? 90 लाख। ठीक है, एक सप्ताह की इनकम 1 करोड़ के आसपास नॉर्मल डेज में आ रही है। लेकिन राम लला के पास 10 रुपये देने वाले लोग शायद ही आते हों, क्योंकि जो लोग बाहर निकलते हैं ना राम लला से दर्शन करके, तो चंदन लगवाते हैं। तो जो चंदन लगाने वाले जो लोग होते हैं, चंदन लगा के हटते हैं ना, तो 10 रुपये उनको बिना कहे मंदिर परिसर में, मंदिर परिसर के बाहर वो सब खड़े रहते हैं। हाँ, हर जगह होते हैं। 10 रुपये उनको देते हैं। तो जो 10 रुपया उनको दे रहा है, ठीक है, राम के नाम पर, हालांकि अंदर कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, ठीक है, लेकिन बाहर लोग बेचते हैं। 20 रुपये का काजू है तो ये है वो, लोग उसको खरीद के लेके जाते हैं, वो अंदर जाने नहीं मिलता है सुरक्षा कारणों से, वो बाहर ही रख होता है। तो ये अगर लोग अपनी आस्था से खरीद रहे हैं इतना, तो वहाँ शायद कोई हिसाब कभी इस चढ़ावे का जो सार्वजनिक किया गया, सार्वजनिक कोई हिसाब अभी तक नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा ये कि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, पिछले साल का जो हिसाब दिया गया है कि तकरीबन 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किया। ठीक है, ये अब दिया गया है, अभी दिया गया है कि एसआईटी की जो एसआईटी की रिपोर्ट के पहले अच्छा एक गणना आई कि 16 करोड़ लोग फरवरी से लेकर और इस साल अप्रैल तक, बीते साल फरवरी से इस साल अप्रैल तक दर्शन किए, और जो काउंटिंग आई वो 86 करोड़ की आई।
जो दान मिला है वो राम जन्मभूमि को 86 करोड़ का मिला, जो दान पात्र में वहाँ डाला जाता है। अब अगर इसको आप काउंटिंग की भाषा में आए तो पर हेड 5 रुपये आता है। यह संभव नहीं लगता है प्रैक्टिकली, इसलिए क्योंकि अयोध्या के किसी भी व्यक्ति से पूछिए 22 जनवरी के बाद जो श्रद्धालुओं की भीड़ आना शुरू हुई, उसने अयोध्या में इकोनॉमिक तौर पर तो बहुत बड़ी क्रांति की। ठीक है, एक आंकड़े थे कि कुंभ में इतनी भीड़ आ गई थी ज़बरदस्त कि उस भीड़ को देखने के बाद अयोध्या महीनों पैक रही है, महीनों पैक रही है। ट्रस्ट की तरफ से घोषणा की गई कि मत आइए दर्शन करने, ठीक है, और महीनों वीआईपी पास सस्पेंड रहे। तो जहाँ पर इनफैक्ट याद है रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया था, अयोध्या में एंट्री नहीं थी, तमाम चीज़ें की गई, लोगों की लंबी लाइनें 72 घंटों की लगी रही। तो यह कंडीशन जहाँ रही हो, वहाँ अगर अमाउंट 83 करोड़ आता है 11 महीनों का, तो यह असंभव है। दूसरा एक तथ्य और है कि जो आते हैं लोग, श्रद्धालु आते हैं ना, तो भाव विभोर इतने हो जाते हैं ना कि अपने गले से चेन है या कान में कुछ पहनी हुई है टप्स माताएं, तो वो निकाल के दान पात्र में डाल देती हैं। अभी तक दान पात्र से निकले सोने चांदी आभूषण धातु का हिसाब किताब का कोई लेखा जोखा, ये आपने देखा है? ये मेरी आंखों के सामने लोगों ने, मैं दर्शन करने गया हूँ कई बार और लोगों ने निकाला है, ये आपने देखा है, निकाल के डाला, वो कहाँ गया? इसका कोई हिसाब नहीं है। इसको हिसाब अगर है तो ट्रस्ट क्यों नहीं सामने देता भाई? देना सामने। सीसीटीवी भी सीसीटीवी है वहाँ का हिसाब किताब जो अभी सुनने में आ रहा है कि खराब था। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, ठीक है, अयोध्या को कई भागों में बांटा गया है। अब आपको ये भी बताता हूं, रेड जोन, येलो जोन। इत्तेफाक से मेरे दोनों मंदिर और घर दोनों येलो जोन में हैं। वहाँ पर मुझे सबसे अधिक पीड़ा किस बात की है, वो ये है कि अगर मुझे अपने घर जाना है ना, तो मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा, अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ तो अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा, बताऊंगा साहब यहाँ मेरा घर है, ठीक है, गाड़ी पर आपके पास नहीं है येलो जोन में जाने का, तो दिक्कत। ये तो काशी विश्वनाथ में भी है, तो येलो जोन में जाना है तो मेरी गाड़ी का पास नहीं है, इसलिए मैं सीओ अयोध्या को फ़ोन करूँगा, फिर अपना गाड़ी का नंबर बताऊँगा, फिर वहाँ से वो वायरलेस करेंगे, फिर मुझसे वो पूछेंगे रूट क्या रहेगा आपका, तो मैं रूट बताऊँगा साहब टेढ़ी बाज़ार का पहला बैरियर, इसके बाद हनुमानगढ़ी का दूसरा बैरियर, फिर तुलसी स्मारक का तीसरा बैरियर, जैन मंदिर चौराहे का चौथा बैरियर, तब मैं अपने घर पे, मतलब 4 बैरियर क्रॉस करूँगा। ये व्यवस्था सुरक्षा की रखी गई है। जिस स्थल की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कि एम्बुलेंस नहीं निकल सकती है, मरीज मर जाएगा, ठीक है, क्रॉस नहीं हो पाएगी। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मरे हैं। बीडी द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष या क्या थे, वो हार्ट अटैक हुआ उनको और कुंभ की भीड़ थी और बैरियर नहीं खुले, बेचारे राम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए थे, जो अयोध्या का लोकल हॉस्पिटल है। तो यह सारी कंडीशन रही है वहाँ पर जिस स्थल की सुरक्षा के लिए। और दूसरा, आतंकी हमले राम जन्मभूमि पर हो चुके हैं। 5 जुलाई की एक तारीख थी, उस तारीख में आतंकी हमला हुआ था, ठीक है, 10-15 साल पहले। तो जब इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ हो, कचहरी फैजाबाद में ब्लास्ट हुआ था आतंकवादियों की सुनवाई के दौरान, तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा कैसा थी? सबसे बड़ी बात, जिस अयोध्या को जोन में बांटा गया, जगह जगह वहाँ पर फोर्सेस तैनात हैं। उस अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लोग जब अंदर आते हैं तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा खराब है। ड्रोन से निगरानी होती है अयोध्या की, और सीसीटीवी राम जन्मभूमि का खराब। दूसरा, जहाँ पर काउंटिंग होती है, तिरुपति बालाजी में भी होती है, वहाँ तो दान के मामले में दान के मामले में सबसे ऊपर है। केदारनाथ में भी होती है, बद्रीनाथ में, दान तो हर जगह व्यक्ति जाता है तो दान देता है। के मंदिरों में ज्यादा ये देखा है हमने, मंदिरों में अधिक होता है। वहाँ पर अभी तक इस तरह का कोई मामला, बड़ा मामला क्यों नहीं सामने आया, यहाँ क्यों आया? अच्छा, दूसरा ये कि अचानक आप 14,000 रुपया तनख्वाह पा रहे हो, 15,000 तनख्वाह पा रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं आप? वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे, जो इनके नाम आए हैं। अच्छा, चंपत राय का भी नाम है इसमें। देखिए, चंपत राय के बारे में एक चीज़ तो साफ है कि राम जन्मभूमि आंदोलन की जब शुरुआत हुई, तो शुरुआत को विश्व हिंदू परिषद ने जब उस पूरे आंदोलन को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम साहब इसकी लड़ाई लड़ेंगे, तो राम जन्मभूमि की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो उसने एक समिति बनाई थी चंपत राय ने।
विहिप ने बनाई, अच्छा। राम जन्मभूमि न्यास, उसमें चंपत राय को भी रखा गया, क्योंकि चंपत राय का कार्य था धर्माचार्य संपर्क प्रमुख का कार्य था। वो अयोध्या में संकलन करना, एविडेंस इकट्ठा करना और धर्माचार्यों से मिलना और उन्हें इस मुहिम के साथ जोड़ना, यह सबसे बड़ा कार्य था। उस कार्य को उन्होंने निष्पादित रूप से किया। और राम जन्मभूमि की जो यह समिति बनी थी, यह न्यास बना था, उसके अध्यक्ष थे रामचंद्र दास परमहंस, उपाध्यक्ष नृत्य गोपाल दास थे। समिति कार्य कर रही थी, रामचंद्र दास परमहंस एक्सपायर कर गए तो उसके बाद नृत्य गोपाल दास जी अध्यक्ष थे। गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ जी थे, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री महाराज जी उनके गुरु। जब ट्रस्ट बना तो इन लोगों के तरफ से प्रतिनिधित्व नहीं रखा ट्रस्ट में, क्यों और किसकी सलाह पर, यह सबसे बड़ा सवाल। भाई गोरक्षपीठ से अवैधनाथ थे, उसके बाद उनके पीठ के उत्तराधिकारी जो हुए योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें क्यों नहीं रखा गया ट्रस्ट में। ठीक, रामविलास दास वेदांती वशिष्ठ पीठाधीश्वर थे, अगर और जब ट्रस्ट बना तो वो जीवित थे, उन्हें नहीं रखा गया। चंपत राय आ गए, अनिल मिश्रा आ गए। चंपत राय जी का तो मैं मान सकता हूँ कि चलो उन्होंने 89 और उसके पहले से वो जुड़े रहे इस आंदोलन से और ठीक उन्हें ट्रस्ट में जगह दी गई। अनिल मिश्रा जी को किस आधार पर ट्रस्ट में जगह दी गई थी, पहला सवाल ये होता है। दूसरा सवाल ये होता है, अयोध्या के कथित राज परिवार से जुड़े हुए विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्रा, उन्हें ट्रस्ट में जगह दी गई, किस आधार पे दी गई? अयोध्या का राज परिवार कहने के लिए राज परिवार अयोध्या का, क्योंकि राजघरानों में तो गिनती नहीं होती है, वो प्रिवी पर्स में नहीं है, तो उस वहाँ से उनकी एंट्री दी गई। किस लिए एंट्री दी गई? राम जन्मभूमि के आंदोलन में दोनों लोगों का कितना क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान था, क्योंकि मुझे जहां तक याद है, क्योंकि राजमाता विजय राजे सिंधिया का मैं जिक्र कर रहा हूं, वह राम मंदिर आंदोलन के लिए अयोध्या आने वाली थी और उस आंदोलन में वो शामिल होने अयोध्या आ रही थी। आने के पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था, वह इसी घराने को लिखा था। वह पत्र क्या था, या तो उसके बारे में बताएं और जवाब क्यों नहीं दिया गया था उस पत्र का, ये भी बताना होगा। तो तमाम ऐसी बातें थी। उनको किसने उनका नाम सजेस्ट किया था, अनिल राय का नाम किसने वहाँ पर रखा कि नहीं इनको भी शामिल किया, अनिल मिश्रा का इनको शामिल किया जाए, क्यों भाई, क्यों इनको शामिल किया गया था? आज आरोप के कटघरे में तो अनिल मिश्रा आ गए ना। और एक बार ये आरोप नहीं लगा है प्रिया जी, जमीन का भी एक मामला हुआ था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में, जमीन की खरीद फरोख्त का भी मामला एक हुआ था, मार्केट रेट से अधिक, जो अभी तो मार्केट रेट रिवाइज किया योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और उस मार्केट रेट जब 2019 में फैसला आया था, तो उसके बाद जब फैसला आ गया तो भवन निर्माण होना है, जगह बड़ी लेनी है, क्योंकि जितना था उससे ज़्यादा बड़ा भवन बनना है, ज़मीनें खरीदनी है। उन ज़मीनों की खरीद फरोख्त में भी इस तरह की बातें आई थी। जांच तब भी हुई थी, लेकिन जांच कहाँ है भगवान? ये जो अब जांच की बात हो रही है, एसआईटी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये बात जो निकली है कितनी दूर तक जाएगी और कौन कौन नपेगा इसमें धांधली है या सिर्फ पॉलिटिकल एंगल तलाशने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से? देखिए धांधली तो है, धांधली है। अब राम जन्मभूमि निर्माण समिति के जो चेयरमैन हैं निपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने इस बात को तो स्वीकारा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात ये डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि ऐसे सेंसिटिव जोन में जो हमेशा एकदम जिसे कहते हैं ना कि तलवार की धार पे कोई चीज रहती है, राम मंदिर इतना सेंसिटिव जोन, सीसीटीवी नहीं काम कर रहा है। प्रिया, दो बातें हैं कि हमारी आस्था है, ठीक है, हम जा रहे हैं, और राम जन्मभूमि में क्या पास सिस्टम है। अच्छा आपको मैं बताऊं, पास का भी बड़ा खेल था। शुरुआत में जब 2022 मतलब 2024 में 22 जनवरी के बाद दर्शन की व्यवस्था शुरू हुई तो पास सिस्टम हो गया था, भाई पास बनेगा और आप जाएंगे। तो उस पास सिस्टम में भी बड़ी हेर फेर हुई, ठीक है। और उस समय तमाम लोगों के, उनके ट्रस्ट से जुड़े जो कर्मचारी वहाँ काम करते थे, उन सब की संलिप्तता आई, फर्जी पास पकड़े गए, उस बारे में काफ़ी न्यूज़ भी चली है, न्यूज़पेपरों में भी आया है। ये सब क्यों हो रहा था और कैसे हो रहा था, तमाम इस तरह की चीज़ें हुई।
तमाम लोगों ने पास के नाम पे ऑनलाइन खोल लिया, तमाम सेंटर किए, हाँ, वो सारे ऑनलाइन भी फ्रॉड, पास मिलता था। हाँ सारे फ्रॉड हुए। उस पर क्यों नहीं उस वक्त ही ये सोचा गया कि अगर पास के लिए फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, तो अंदर जो दान पात्र में पैसा डाल रहा है उसकी काउंटिंग में फ्रॉड नहीं है। दूसरा, सुरक्षा और व्यवस्था। देखिए, बैंक का जो कर्मचारी होता है वह सुबह बैंक जब खुलता है तो कैश खोला जाता है, 10 लाख रुपए निकाला गया दिन भर के लिए कि लेन देन चलेगा, कम पड़ेगा तो फिर वो ट्रेजरी में नोट होता है, फिर वो पैसा निकाला जाता है। शाम को सारा पैसा जो जमा हुआ है लेजर से और कंप्यूटर से सारा मिलाया जाता है, इतना जमा हुआ है, इतना हम निकाले थे, इतना गया। जब तक हिसाब मिल नहीं जाता है तब तक कर्मचारी बाहर नहीं जाता है। यहाँ पर जब काउंटिंग हो रही थी पैसे की, जो खुलती थी दान पेटी, तो उसमें धातुएं अलग निकाली जाएं। चांदी है तो कितनी चांदी है, सोना है तो कितना सोना है, उसको तौल कर एसआईटी जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं उसके पास इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले। मतलब पैसा कितना है, सोना कितना, चांदी कितना, धातु चांदी क्या? धातुओं का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा सबसे बड़ा है कि जो एक सिंधी समाज है उसने कहा कि 200 किलोग्राम चांदी की ईंटें उन्होंने दी थी जिसकी रसीद नहीं मिली। वो कहाँ अच्छा, है? वहाँ अगर कोई ऐसे दान दे रहा है तो उसकी उसकी रसीद रसीद उसको मिलती है। राम उन जन्मभूमि लोगों को तीर्थ मिला ही क्षेत्र नहीं। नहीं मिली है, उन्होंने एक दावा किया है, अच्छा। ये बताना पड़ेगा ट्रस्ट को। दूसरा, तकरीबन 1200 के आसपास वो ईंटें हैं जो पूजित राम शिलाएं थी सोने चांदी की, वो कहाँ है? कब की थी वो, क्या? वो जब आंदोलन शुरू हुआ था तब। अच्छा, वो था। वो कहाँ है शिलाएं? दूसरा, एक सबसे अहम सवाल है जो कि ये तो बताना पड़ेगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भी। न्यास के प्रथम अध्यक्ष और उस वक्त सरकार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी और शत्रुघ्न सिंह जी उनके प्रतिनिधि के तौर पर आईएएस अधिकारी थे। वो यहाँ अयोध्या आए थे और शिलादान लिया था रामचंद्र दास परमहंस जी से 2002। ठीक है, तो शिला कहाँ है? राम मंदिर में नहीं है वो तो शिला कोषागार में शायद अभी फैजाबाद के कोषागार में रखी है, उसको क्यों नहीं निकलवा के लगाया गया? वो जो शिला ली गई थी, दान ली गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो बड़ी फोटो वीडियो सारी हाँ, चीजें और आई उस थी। वक्त तो वो बड़ा एकदम हाइप क्रिएट किया था, बहुत हाइप क्रिएट था और पूरे अयोध्या में एकदम, कर्फ्यू हाँ, लग गया था। और वही बड़े भावुक हो गए थे। वही शिलादान के कार्यक्रम से लौट रही गोधरा में ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस वो कांड कांड हुआ था, तो उसको कोई भूल ही नहीं सकता है। उस शिलादान कार्यक्रम को कैसे भूल सकता है कोई? उस शिलादान कार्यक्रम में जो शिला रखी गई थी वो शिला कहाँ है? इस बात का जवाब तो ट्रस्ट को देना चाहिए ना। तो मतलब आपसे बात करके तो मुझे ऐसा लग रहा है, जितनी हम खबरें देख रहे हैं, जो भी है, शुरू से कोई और छोर है ही नहीं कि कहाँ इतने साल से जो चढ़ावा चढ़ रहा है, जो मंदिर बना उसके बाद क्या चढ़ा है, क्या रखा गया है, कहाँ गया पैसा, कुछ हिसाब ही नहीं है। देखिए प्रिया जी, 9 नवंबर 2019 जजमेंट आता है, हाँ। ठीक है, उसके पहले तक जब तक ट्रस्ट का गठन नहीं हुआ था, ठीक है, फरवरी में ट्रस्ट का गठन होता है 2020 में, उसके पहले तक फैजाबाद कमिश्नर जो है उसके पास चार्ज होता था, रिसीवर वही था, ठीक है। पूजा, भोग, राग, भगवान का वस्त्र, त्रिपाल में भगवान थे तो उसके टेंट की व्यवस्था, त्रिपाल की व्यवस्था, वाटर प्रूफ त्रिपाल रहे, वही टेंट में रामलला के दर्शन हाँ, मैंने किए। सुरक्षा व्यवस्था, ये सारी कुछ जो भी खर्च होता था उसी रिसीवर करता था। तब तक तो इस तरह का कोई वाद विवाद नहीं आया सामने। क्यों नहीं आया भाई? वो तो रिसीवर व्यवस्था तो सालों से थी। जब से राम मंदिर का ताला खुला था तब से रिसीवर तैनात था। हाँ, तब से था ये। तब से लेकर अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई। जब इतना काशी विश्वनाथ है, वहाँ पर सीईओ होता है, ठीक है, एक आईएएस अधिकारी बैठाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जानती हैं 2 आईएएस अधिकारी ट्रस्ट में हैं पदेन, गृह सचिव और डीएम, लेकिन उनके अधिकार भी ट्रस्ट ने ऐसे नहीं रखे कि वो दखलंदाजी डायरेक्ट कहीं कुछ कर सकें। क्यों? देखिए, रामलला का वो दरबार है, वो भूमि जो है ना, अयोध्या महात्म्य में आता है कि अगर किसी गाय ने बछड़ा दिया हो अभी और उस गाय को लेकर जाइए वहाँ पर, अविरल उसके थन से दूध की धाराएं गिरने लगेंगी। और यही पहचान थी जो विक्रमादित्य ने अपने तलवार से बनाया था वहाँ, और फिर बाद में मंदिर का निर्माण कराया।
क्योंकि उनको स्वप्न जो आया था उस स्वप्न के आधार पर यह था। खैर, उस जगह का इतना पुण्य प्रताप है, ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद व्यक्ति उस मंदिर के उस भूमि में पहुँचने के बाद अपनी सुध बुध एकदम हो देता है, वो एक अलग सा सुकून उसे मिलता है। वहाँ पर अगर इस तरह की घटना होगी और आप अपने आप को भगवान साबित करने लगेंगे, खुद भगवान से बड़े बनने लगेंगे, वो स्थल क्या पवित्र है, तो फिर उस स्थल की महिमा तो कहीं ना कहीं आपको खंडित कर रहे हैं आप। जवाब देगी। तो आज जो भी कुछ हो रहा है इसकी वजह यही है कि आपके पास जब सत्ता आई, वहाँ पर व्यवस्थापक के तौर पर आप थे, व्यवस्था आपको करनी थी, तो ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी कैसे वहाँ आ गए? ये ट्रस्टी जो चयन किया गया, ये जितने लोग ट्रस्टी हैं, तो कुछ तो निर्णय लिया गया होगा ना, इनको चयनित करने से पहले देखा गया होगा ना कि ये लोग क्या हैं, इनका क्या योगदान रहा है, इन्हें इस ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसे ही तो नहीं कर लिया गया, और किसने इन्हें चुना? देखिए, योगदान क्या था क्या नहीं था यह बताने का काम किसका था? सवाल तो ये भी है। यह काम बताने का तो जिसने गठन किया गठन था। नहीं, गठन तो किया केंद्र सरकार ने, ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार तक नाम पहुंचाने का कार्य किसका था? यह तो सोचना केंद्र सरकार को पड़ेगा कि ये वह व्यक्ति जिसने नाम सुझाए, हाँ, ये इनको भी ट्रस्ट में रखिए, होंगे। इनको भी हाँ। रखिए, क्यों बताया और उससे क्या फायदा मिला? अच्छा, अगर राजनीतिक फायदा भी देखें, ठीक है, अनिल मिश्रा को रखने से कौन सा राजनीतिक फायदा मिल गया? ठीक है, अगर राजनीतिक दृष्टि से रखा गया। विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्रा को रखने का क्या फायदा मिल गया राजनीतिक दृष्टि से? वो तो बसपा से चुनाव लड़े थे भाई, बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ा 2009 का, यानी अब भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा के तो थे नहीं, ना आरएसएस की मूल विचारधारा के थे। तो बसपा से जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस की मूल विचारधारा उसकी रही है, वह व्यक्ति ट्रस्ट में आ गया। कैसे आ गया? सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन अब ट्रस्ट में आ गया, वो व्यक्ति अब रहा भी नहीं, एक्सपायर कर गया, अगले व्यक्तियों को आप ट्रस्ट में रख रहे हो। तो तमाम इस तरह के सवाल हैं, और उन सवालों के जवाब शायद कौन देगा भगवान जाने। लेकिन तो ये मतलब पहले हम इस चीज़ के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद फिर ये जजमेंट आता है और राम मंदिर भव्य निर्माण होता है, और अब ये बातें शुरू हो गई। देखिए, रामलला विराजमान को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार तो मिले नहीं, उनको तो उत्सव मूर्ति बना दिया गया। विराजमान रामलला के नाम पर ही तो जजमेंट है प्रिया जी, जो पहले से जो प्रकट हुई थी मूर्ति, उसी मूर्ति को विराजमान रामलला माना गया। उनको तो माननीय लोगों ने बना दिया कि भाई ये तो उत्सव मूर्ति रहेंगी। तो मूर्ति कहाँ है? ये दो मूर्तियां हैं ना? हाँ, दो मूर्ति है। एक तो 22 जनवरी की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद एक और छोटी मूर्ति जिसको आपने टेंट में दर्शन किया था ना, वह मूल मूर्ति थी। उसी को विराजमान रामलला कहा जाता था। पहले तो कुछ दिन जब उनको वहाँ पर नहीं रखा गया था, फिर बाद में जब संतों का विरोध शुरू हुआ, कहाँ गए रामलला कहाँ, तो उसको रखा गया। ये सारी चीजें हुई ना, और अच्छा रखा गया तो उनको उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति कैसे हैं? वो विराजमान रामलला वही है। इस बात को तो ट्रस्ट को समझना चाहिए ना। तो दोनों चीज का डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताइए। उत्सव मूर्ति ये होती है कि ये उत्सव जब होगा तब हम उस मूर्ति को दर्शन के लिए, मूवमेंट के लिए निकालेंगे। वो विराजमान रामलला हैं, और वो चल मूर्ति नहीं है, अचल है। वो एक जगह है और वहीं विराजमान है। देखिए, मूर्ति की दो तरह की प्राण प्रतिष्ठा होती है, चल और अचल। चल वो होती है कि झूलन उत्सव हुआ जो कि अयोध्या में होता है, तो वह मूर्ति वहाँ से मणि पर्वत पर जाएगी जहाँ झूला लगता है, एक जगह है अयोध्या में, और वो झूला झूलेगी। तो चूंकि वह मूर्ति तो जब बाबा वीराम दास ने धराया उसे उस विवादित स्ट्रक्चर में, जिसको कहा जाता है कि वहाँ पर अचानक प्रकट हुई, जो कि बयान था लोगों का, मूर्ति बाबा वीराम दास ने पधराया, तो वह मूर्ति जो थी वो तो अचल थी। वो 1949 से लेकर लास्ट जब तक स्ट्रक्चर में रहे रामलला, वही रहे रामलला। दुनिया जहान ने उन्हीं को रामलला देखा, जजमेंट भी उन्हीं का आया। तो फिर उसको आपने कैसे यह कह दिया कि वह मूर्ति उत्सव मूर्ति है? ये तो एक अलग ही डिबेट है, मतलब इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे और इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हम बात कर रहे थे वही चंदा चोरी मामला, जो आरोप लग रहे हैं कि आखिरकार कहाँ गए इतने पैसे जो चढ़ावे चढ़ रहे थे।
तो अभी कुल मिलाकर के एसआईटी की जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, जो रखा गया है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने रखी गई है 144 पन्नों की या 49 पन्नों की ऐसी कुछ है, तो उसमें अब आगे क्या लगता है आपको क्या होगा? और इस चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा या फिर बस ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, इसको देखिए, मॉनिटरिंग की पहली तो व्यवस्था बदलेगी। योगी जी ने साफ कहा, अध्याय थे कि कोई भी चोर तो ये होगा। सरकार को भी नहीं पता था? सरकार का की कोई डायरेक्ट दखलंदाजी नहीं है, ट्रस्ट में तो नहीं होता है, ट्रस्ट मंदिर में है ही हाँ, नहीं, है ही ठीक नहीं। है। और जब ट्रस्ट में डायरेक्ट दखलंदाजी नहीं है तो सरकार कुछ डायरेक्ट कर नहीं सकती है। ट्रस्ट की तरफ से इतना बड़ा विवाद होने के बाद अभी तक एक एफआईआर के लिए एप्लीकेशन तक शिकायत हुई है। जब आपने शिकायत ही नहीं दर्ज कराई है, कांड इतना बड़ा हो गया, राज्य सरकार ने तो चलो ये कम से कम एसआईटी का गठन किया कि भाई जांच तो हो, लोग आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे ना कि इस पे आप ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा अगर हो भी रहा है तो और बड़े इसकी लेवल तो, पे ये खेल हो रहा है। लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अपील भी पड़ी है, 24 तारीख को उसकी सुनवाई भी है। तो तमाम ऐसा नहीं है कि लोग एक्टिव नहीं है, लोग एक्टिव हैं। और रामलला के धन को लेकर जाने वाला शायद कहाँ तक रहेगा वो तो भगवान जाने, क्योंकि वो तो भगवान का धन है और भगवान का धन तो भगवान के ही काम में खर्च हो या तो जनता के लिए, यानी जनता के सुख दुख के लिए वो खर्च हो, अयोध्या के तो विकास ठीक के है। लिए हो, जनता के भले के अयोध्या लिए के हो, या विकास पर फिर तो बात तो प्रिया जी अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे कि विकास हुआ है कि क्या हुआ है, क्योंकि अयोध्या तो 5 कोस में अयोध्या की परिधि को नापा जाता है कि 5 कोस की अयोध्या है, 14 कोस की बृहद अयोध्या है। लेकिन उस 5 कोस में क्या बदलाव हुआ अयोध्या में, बात करेंगे, इस पे हम जरूर बात करेंगे। लेकिन ये अब चूंकि सरकार ने भी संज्ञान ले लिया है और मामला कोर्ट में भी है, लंबित रिपोर्ट्स भी सामने आ गई हैं, तो ये जो ट्रस्ट कमेटी है, क्या इसको भंग किया जाएगा? फिर नए ट्रस्टी आएंगे इसमें, ऐसा लग रहा है आपको? हाल फिलहाल होगा ये कुछ, या चुनाव तक ये ऐसे ही चलेगा? नहीं, चुनाव तक ऐसे नहीं चलेगा, इस विवाद का पटाक्षेप तो होगा ही। देखिए, ट्रस्ट में मूलभूत जो सुधार की आवश्यकता है, जिसको निर्माण समिति के जो चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी ने भी कहा कि दान जो मिल रहा है उस दान के हिसाब की व्यवस्था तो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ये तो डे 1 से होनी चाहिए थी। और यह व्यवस्था नहीं हुई, ये खामी है। तो इस खामी को आपको लगता है कि ये छूट गया होगा, ये ध्यान नहीं रहा होगा, या इस सब किसी को पता है कि कैसे व्यवस्था इसको करनी है और क्या बचाना है, क्या दिखाना है? मुझे तो ये मुमकिन है कि ये छूट गया होगा, ये ध्यान में नहीं रहा, ये चूक हो सकती है? ये छूटा नहीं होगा, क्योंकि सहज और जब सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जैसे कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी, और सहज और सरल स्वभाव के संत हैं, ठीक है। तो संत का क्या है ना कि हमारे अयोध्या में कहा जाता है, आया गया खर्च साधु का काम था, मतलब वो कुछ संचय की प्रवृत्ति होती नहीं साधु की, तो संचय की उनकी है भी नहीं। उन्होंने जो कोषाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बाकी भाई चंपत जी शुरू से देखते हुए चले आए, ठीक है। चंपत जी व्यवस्था देखिएगा किस तरह से जो दान आए, दान की काउंटिंग हो, ट्रस्ट में जाए, ऑनलाइन जाए, जो भी जिस तरह से दिया, व्यवस्था देख रहे थे। क्या है, जब व्यक्ति किसी के साथ रह रहा हो वो वर्षों से ना, थोड़ा विश्वास हो जाता है, और धन के मामले में ना कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये चूक हुई, ट्रस्टियों की मानवीय भूल है। उस भूल को जितनी जल्दी हो स्वीकार करें, दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें, और जो भी चीज़ें हैं पाक साफ जनता के सामने। यार, जब राम राज्य की बात करते हो, ठीक है, तो राम राज्य की परिकल्पना क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, मतलब राम राज्य की परिकल्पना यही है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। इब्राहिम लिंकन की देन नहीं है, ठीक है, ये राम की खुद की देन है। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि जो अनीति को चुभाखाऊं भाई, बरजो नहीं मोहि भय बिसराई, तभी मैं गद्दी पे बैठूंगा, अगर मैंने भी अनीति की है तो मुझे भी डांटिएगा। राम राज्य था ना, तभी तो सीता को लेकर वो आवाज उठा दिया गया था। तो ये राम राज्य की परिकल्पना अगर है, तो अगर सीता को लेकर आवाज उठाई गई तो राम ने सीता का परित्याग किया। तो आप ट्रस्ट की कुर्सी पर बैठे हुए हो, आप पर आरोप लगे हैं, पहले तो जब तक जांच ना हो आपको तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। चलिए पीयूष जी, आगे फिर बात होगी, अगले एपिसोड में बात करेंगे हम, कुछ अपडेट भी आएगा, उस पर अपडेट भी हम सामने रखेंगे। लेकिन जानना ज़रूरी था, खबरों की इतनी आपाधापी, इतनी शोर है ना, आप लोग भी जान रहे होंगे, देख रहे होंगे, हर तरफ आपको एक ही खबर पढ़ने मिल रही होगी कि अब ट्रस्ट में फंडिंग का ये जो इशू है, जो धन चोरी का मामला है,
उसके आरोप लग रहे हैं, ट्रस्टी पे ही आरोप लग रहे हैं, एसआईटी का गठन हो गया है, तो इसके अंदर की जो कहानी है, जो सच्चाई है, वो जानना ज़रूरी था। और इसीलिए मेरे साथ पीयूष आज आए और इन्होंने बताया कि आखिरकार हो क्या रहा है, और आगे भी हम आपको इस तरीके से जो सच्चाई है और क्या स्थिति है इस वक्त अयोध्या में या बाकी जगह भी, फिलहाल अयोध्या पे हम फोकस रहते हैं, बात उसी की हम कर रहे हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।